हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, उसमें हम लोग ने 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग 3rd टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि टॉपिक का नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके नीट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको रिसेंट अपडेट आते रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनको कि आपको सॉल्व करना है, और कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले किसमें देखा गया था? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया गया था। ठीक है, मैं यहाँ पे केवल एनसीईआरटी को टारगेट करके आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ, तो आपने बहुत अच्छे से सारे ही पॉइंट समझने हैं, ताकि नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए आपके ये टॉपिक पढ़ने के बाद वहाँ पे सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम सेल मेम्ब्रेन हमें क्यों नीट पड़ी, सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और हमारा सेल वॉल का क्या था, मैं यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करके भी बता देती हूँ। सेल वॉल का जो हमारा फंक्शन था, वो हमारे वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता था। क्या प्रोवाइड करता था? रिजिडिटी। ठीक है, ये मेन फंक्शन होता है सेल। ये हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक ही तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, और यहाँ पर जो इन्होंने बेसिकली डिस्क्राइब करने के लिए जो मेन बोल सकते हैं कि मेन जो मॉडल लिया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है, वो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यही वाला मॉडल हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लेने के पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, उसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। वो लिपिड बाई लेयर का होता है, और लिपिड बाई लेयर होने की वजह से उसमें क्या चीज़ ज़्यादा होती है, उसमें फ्लूइडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो भी हम आयन का एक्सचेंज कर रहे हों, आयन एक्सचेंज हो रहे हों या मिनरल्स एक्सचेंज हो रहे हों, वो फ्लूइडिटी की वजह से इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके, इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, या हम बोल सकते हैं इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहाँ और किसने देखा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। स्वान ने इसके बारे में बताया था। स्वान ने इसके बारे में बताया था किसमें? एनिमल सेल में बताया था। एनिमल सेल में सबसे पहले बताया था। एनिमल सेल में सबसे पहले बताया था। ठीक है, चलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको सबसे पहले आपने सिंपली 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें लिपिड, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड का, प्रोटीन का एंड कार्बोहाइड्रेट का मिल करके बना होता है। ठीक है, अब हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लिपिड कैसा होता है, आपको मैंने बताया कि लिपिड बाई लेयर होता है। लिपिड बाई लेयर होता है। लिपिड जो होता है बाई लेयर होता है। दूसरा, लिपिड बाई लेयर होता है। ठीक है, बाई लेयर का मतलब क्या हो गया? सपोज इस तरीके से लिपिड होता है, ठीक है, ये मैंने बना दिया लिपिड बाई लेयर। अब ये क्या होता है? होमो पॉलीमर्स होते हैं, इसमें होमो पॉलीमर्स होते हैं, मतलब कि पोलर एंड नॉन पोलर दोनों ही अरेंज रहता है। पोलर एंड नॉन पोलर दोनों ही अरेंज रहता है। और ये मैं आपको बना करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोलर किस साइड होता है, नॉन पोलर किस साइड होता है। मैं फिर से एक बार ये
चार्ट बना रही हूँ, अच्छे से नोट डाउन करिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आपने डालना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे फर्स्ट पार्ट हमने लिखा लिपिड, सेकंड लिखा प्रोटीन एंड थर्ड लिखा हमने क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तीनों पार्ट हमने लिख लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में हमने लिपिड बाइलेयर की बात की है, लिपिड बाइलेयर। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने बोला होमोपॉलीमर होता है, मतलब पोलर एंड नॉन पोलर दोनों होता है। पोलर एंड नॉन पोलर दोनों ही होता है। पोलर का मतलब क्या हो गया, पोलर मीन्स हो गया कि जहां पर पोल प्रेजेंट होता है, मतलब कि हम पोल के आगे खड़े हैं तो हाइड्रोफोबिक हो गया। एंड नॉन पोलर, हमें किसी भी पोलर की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया। ठीक है, पोलर कैसा होता है हमारा, ऐसे होता है जैसे कि पोलर क्या होता है, हमारा हेड होता है, इसको हम हेड बोलेंगे, एंड नॉन पोलर हमारा टेल होता है, इसको हम टेल बोलेंगे। तो हमारा अरेंजमेंट किस तरीके से मैंने अभी बनाया था, इस तरीके से मैंने बनाया है। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पे हेड प्रेजेंट हो गया ऊपर साइड पे, और नीचे साइड पे इस तरीके से हेड प्रेजेंट हो गया। यहाँ ECF प्रेजेंट है और यहाँ साइटोसोल प्रेजेंट है। बीच में क्या है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स लगे हुए हैं। बीच में क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स लगे हुए हैं। और ये क्या है, बॉटल लविंग है, मतलब कि हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं, वो बात क्लियर करने जा रहे हैं प्रोटीन के रिगार्डिंग। यहाँ पे 2 तरीके की प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन का नाम होता है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम होता है पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल, इंटीग्रल प्रोटीन में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक मीन्स इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, एंड पेरिफेरल का मतलब कि आउटसाइड द सेल। ठीक है, मतलब कि सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे अंदर साइड पे, जैसे कि मैंने ये बनाया है लिपिड बाइलेयर, जो अंदर साइड पे प्रोटीन प्रेजेंट रहेगी ये होगी इंट्रिंसिक, जिसको कि हम इंटीग्रल बोल रहे हैं, इंटीग्रल। एंड जो आउटसाइड पे प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल। पेरिफेरल नाम से ही समझ में आ रहा है वो कहाँ प्रेजेंट है, पेरीफ्री में प्रेजेंट है, पेरीफ्री में प्रेजेंट है। किसके पेरीफ्री में प्रेजेंट है, लिपिड बाइलेयर की पेरीफ्री में प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये भी हमारा 2 टाइप्स का प्रेजेंट होता है। पहला होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि एक और चीज़ प्रेजेंट होता है जिसको कि हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, ये लीवर में बनता है, लीवर से निकल करके आता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे आउटर एरिया पे कोलेस्ट्रॉल, सपोज ये आउटर एरिया है तो यहाँ पर कहीं पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतना फ्लूइड मोज़ेक में बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में जो लेटरल एक्सचेंजमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें लेटरल मूवमेंट होता है, लेटरल मूवमेंट होता है। लेटरल मूवमेंट क्या होता है, लेटरल मूवमेंट मतलब कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो आपको पता है कि फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। कभी भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से
कि कोई भी फ्लूइड इजीली मूव हो सकता है, इजीली मूव हो सकता है, इसलिए यहाँ पर लेटरल मूवमेंट होता है। एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कभी कभार पूछा जाता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि सपोज इस तरीके से लिपिड बाइलेयर बना हुआ है, तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी ही चीजें नोट कर लीजिएगा पॉज करके। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ये दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्टिव टाइप का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी चाहिए होता है। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब आउटर सोर्स से हमें कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती है, उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द ग्रेडियंट होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द ग्रेडियंट होता है। तो अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो टुवर्ड्स द ग्रेडियंट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द ग्रेडियंट, टुवर्ड्स द ग्रेडियंट होता है। और ये क्या होता है, अपोजिट ग्रेडियंट, अपोजिट टू ग्रेडियंट। ठीक है। अब एक और पॉइंट इसी में निकल करके आता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, जो कि टुवर्ड्स द ग्रेडियंट आता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं, सपोज हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमें वहाँ जाने के लिए हम कैसे, सपोज हम किसी पानी में हैं, बोट में बैठे हुए हैं और हमें मूव करना है, तो मूव करने के लिए क्या हमें किसी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, क्योंकि हम फ्लूइड में हैं तो ऑटोमेटिकली हम पानी के बहाव के साथ आगे चलते जाएंगे, हमें कोई एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने वहाँ उसे बोल दिया पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट अगर हम कहीं किसी जगह पे बैठे हुए हैं और हमें कहीं और जाना है तो हमें किसी धक्के की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज हम किसी चेयर पे बैठे, हमें चेयर को धक्का लगा करके दूसरी जगह पहुँचना पड़ेगा, तो हमें एक एनर्जी सोर्स बाहर से देना पड़ेगा। इस एनर्जी सोर्स को हम लेने के लिए अपोजिट, मतलब हम अपनी सोर्स को दूसरी डायरेक्शन में ले जाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, एक एनर्जी दे रहे हैं, इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और इसे हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, जिसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में करता है, सेकेंड ये सेल डिवीजन में करता है, सेल डिवीजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड सेल ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल ग्रोथ हो गया, ये सारे ही पॉइंट आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। सेल ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट प्ले करता है और सिक्रीशन में एंड लास्ट एक पॉइंट और इधर मेंशन है, इंट्रासेलुलर जंक्शन में भी हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर जंक्शंस में भी हेल्प करता है। अब इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट एक चीज़ को समझते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब कि एंडो मीन्स अंदर, इनसाइड, एंड साइटोसिस मीन्स सेल। साइटो मीन्स सेल
प्लाज्म मतलब कि सेल का फ्लूइड। तो सेल के फ्लूइड के अंदर जो भी प्रोसेस होता है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। और वाटर क्या होता है, ये वाटर ड्रिंकिंग प्रोसेस होती है, वाटर ड्रिंकिंग प्रोसेस होती है। कोई भी सेल के अंदर ऐसी चीज़ जो सेल को नहीं नीड है वो उसे साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व कर लेता है। सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ सेम चीज़ है। जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है, हमें ग्रो करना होता है, तो हमारे सेल हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। मतलब कि जैसे कि आपको पता है स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से एक बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो उसी तरीके से वो मदर के वोम में 9 मंथ की ड्यूरेशन क्यों लेता है, क्योंकि वो वहाँ पर सेल रेप्लिकेट करके, सेल डिवाइड करके एक बेबी का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन दोनों एक ही का पार्ट है। सिक्रीशन मीन्स कोई भी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में ऐसी कोई चीज़ जो हमें एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट पहुंचानी है, जैसे प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया और आपके न्यूट्रिशंस हो गए, ये सारी चीज़ें हमें अपनी पूरी ही बॉडी में इक्वली सर्कुलेट करना है, तो ये किस में आएगा, ये सिक्रीशन में आएगा। एंड लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं नीट में कि इंट्रासेलुलर जंक्शंस क्या होता है। ऐसा देखो, इंट्रा सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इसको, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। कोई भी सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करती है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। सपोज जैसे कि हमारे कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कैसे पता चलता है, हमें सिम्टम्स के थ्रू पता चलता है, राइट। तो अगर कोई सेल हमारी प्रॉब्लमेटिक है तो वो खुद से तो नहीं बोलेगी, वो दूसरे सेल को सिग्नल देगी कि भाई मैं बीमार हूँ, मुझे दवाइयाँ चाहिए, तो हम ओरली वो दवाइयाँ लेते हैं या इंजेक्शन के थ्रू दवाइयाँ लेते हैं। तो इस तरीके से वो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, एक जंक्शन बनाती है, मीन्स एक लाइन पाथ बनाती है। जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन में तो बीच में जंक्शंस आते हैं, उसी तरीके के सेल टू सेल जंक्शंस बनते हैं, लाइन पाथ बनता है, और उस तरीके से सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक नया मतलब कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेती है। तो ये सारे ही जो पॉइंट थे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, इतना आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दिया, बस अब हमें स्ट्रक्चर में समझना है। देखिए, ये जो हेड है ये पोलर है, यहाँ मैंने हेड का पोलर लिख दिया है। ये टेल है, ये क्या है, नॉन पोलर है, इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक है, टेल हो गया। ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस करते हैं। ये जो है हमारा, दिस इज द पेरीफेरल प्रोटीन, सॉरी इंटीग्रल प्रोटीन। ये क्या है, अंदर धसा हुआ है ना, इसलिए इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन। एंड ये जो आउटसाइड पे दिख रहे हैं आपको दो प्रोटीन, दैट इज द पेरीफेरल प्रोटीन। ठीक है, पेरीफेरल प्रोटीन हो गया। एंड ये जो यहाँ पे दिख रहा है दैट इज योर ग्लाइकोलिपिड मैंने बताया था ना, दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये रहा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। एंड दिस इज द, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये है आपका कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मतलब सेल के आउटर साइड पे और इन साइड पे दो सरफेस दिख रही है, बाहर साइड पे और अंदर साइड पे दो सरफेस दिख रही है। तो इसको हम लोग इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। जो सेल के अंदर होता है उसको हम लोग इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो सेल के बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ECM बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ICM बोलते हैं। अब इसके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये जो स्पेस दिख रहा है इस जगह पे, ये स्पेस जो होता है यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं, ये इंटरेक्शन इसलिए होते हैं ताकि कोई भी मिनरल, कोई भी लिक्विड जो एक्सचेंज हो रही है
वो ऊपर से नीचे तक इजीली पास आउट हो सके। अच्छा, इंट्रेंसिक प्रोटीन और इन सब में चैनल्स भी बनते हैं जो कि इनको पास करवाने में हेल्प करते हैं। वो चैनल्स के बारे में आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया है। आप जब एमबीबीएस करोगे, हायर स्टडीज़ करोगे, तो वहाँ पर आपको इंट्रेंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि पोलर कहाँ होता है, नॉन पोलर कहाँ होता है, पेरिफेरल कहाँ होता है, इंटीग्रल कहाँ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ होता है, ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ होते हैं, एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहाँ लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल का रोल कहाँ होता है, एंड ईसीएम और ईसीएम और आईसीएम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। इतना मैंने जितना आपको पढ़ाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आपने उसको खोलना है, हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको ना आए या समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे सेवा के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।